हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है। जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय भी बारिश हो रही है। ठीक है, तो मौसम तो काफ़ी बढ़िया हो रहा है। ठीक है, मगर अब ये जो वीडियो की सीरीज़ रहेगी ये आपकी जो न्यू बुक्स जो हैं, जो 2023 और 2024 के सेशन के लिए हैं, न्यू बुक से जो चैप्टर 14 है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रीवियसली जो बुक थी, ओल्ड बुक जो थी आपकी ज्योग्राफी की जो बुक है NIOS में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जो प्रीवियस जो बुक्स थी उसमें मैंने आपको जो है चैप्टर 12 तक पढ़ा दिया है। फिजिकल ज्योग्राफी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवरअप करी है। ऐसा नहीं है कि मैं आगे जो ये नई बुक है इनको नहीं कवरअप कराऊंगा, बिल्कुल कवरअप कराऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर हम अभी बात करने वाले हैं चैप्टर 14 की, जो NIOS की नई बुक है ना, चैप्टर बुक सेकंड का चैप्टर 14, पहला ही चैप्टर है बुक सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर का नाम है, इसका नाम है लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। ठीक है, और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लैंड रिसोर्सेज। ये पहला पार्ट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं क्लास को बिना समय गंवाए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि अब से जो है एक ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिक्सअप हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। देखिए, अगर हम लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। जो लैंड है ना, जो भूमि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हर एक इंसान के लाइफ में। हर एक चीज़, आज अगर इंसान यहाँ तक विकसित हो पाया है और कुछ कर पाया है तो वो सारे रिसोर्सेज अगर आए हैं तो कहाँ से आए हैं? ऑब्वियसली भूमि ही एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पर हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हमें, चाहे हमारा खाना हो, चाहे हमारी जो कार वगैरह हो, चाहे फिर वो कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ की बात करें ना, तो वो हमें सारी की सारी हमारी भूमि से ही मिलती है। अब दूसरे अगर थोड़े से हम जो है साइकोलॉजिक कॉन्सेप्ट में जाकर देखें ना, साइकोलॉजी एकदम कहते हैं ना कि इंसान जो आया है वो ज़मीन से ही आया और ज़मीन में ही एक दिन मिल जाना है उसको। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सही है। मगर देखिए, लैंड ने, चाहे हमारा एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड हो, चाहे वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हो, चाहे वो प्री हिस्टोरिक पीरियड हो, और चाहे फिर वो जो है अर्बनाइजेशन वाला टाइम हो, वहाँ पर तब से लेके एंशिएंट टाइम से लेके आज मॉडर्न तक, जो अगर कहीं भी कोई भी विवाद रहा है, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। कोई भी विवाद रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री में हो या फिर मिडाइवल हिस्ट्री में हो, मैं खाली इंडिया की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक वर्ल्ड के हर एक जगह की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर कोई भी विवाद रहा है ना, तो वो विवाद रहा है लैंड से रिलेटेड ही। आपने देखा है कि अगर भाइयों में भी दो, अगर मानकर चलिए एक फैमिली है, ये फैमिली है, इस घर में रह रही है फैमिली, इस घर में दो बच्चे हैं, दो भाई हैं, एक और दो। ठीक है, एक अपुन और दूसरा बप्पुन। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो भाई जो है जब आगे को बड़े होंगे, कभी इनकी शादी वगैरह हो जाएगी, उसके बाद इस घर का ये बंटवारा कर देंगे। ठीक है, अब ये बंटवारा घर का नहीं करेंगे, ये लैंड का बंटवारा करेंगे। तो हमें, हमारी जो आज की जो लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ, हमें ये भी देखने के लिए मिलता है जो चीज़ें हमारी एंशिएंट, यानी हमारी जो इतिहास कहता है ना, वो चीज़ें आज भी प्रीवेलेंट हैं। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, वो किस चीज़ के लिए हुए हैं? ऑब्वियसली लैंड के लिए हुए हैं। अलेक्जेंडर जो आया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने अम्बी से और पोरस से युद्ध करा था, और वो जब वेस्टर्न हमारे इंडिया हुआ करता था वहाँ पर मिले थे, तो वो अलेक्जेंडर यहाँ पर आया था। तो क्यों आया था भाई? ऑब्वियसली लैंड के लिए, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। ठीक है, अब उसके बाद मौर्यन साम्राज्य की स्थापना होती है। फिर आगे चलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है, ऐसा कहा जाता है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है ये हमारा हड़प्पन सभ्यता वाला काल होता है। तो यहाँ पर आर्यंस आए थे। ठीक है, आर्यंस ने यहाँ पर दासाज हुआ करते थे। ठीक है, और दासीज रहा करते थे, इनके साथ युद्ध हुआ, जिसे हम बैटल ऑफ दस राजना भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्यों युद्ध हुआ? लैंड के लिए। ठीक है, तो अब हमें सारी जगह ये पता चल गया है कि आखिर बड़ी से बड़ी जो लड़ाई हुई है, चाहे वो बैटल ऑफ पानीपत हो या बैटल ऑफ तिलाकोट हो, ठीक है, या फिर
जो ब्रिटिशर्स थे उनका इंडिया के ऊपर राज करना हो, वो किस चीज़ के लिए? तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें हमारी लैंड से ही एसोसिएटेड हैं। तो इन द सेंस कि हमें ये पता चलता है इन अ नटशेल कि जो लैंड है वो ही एक ऐसी चीज़ है जिसके रिगार्डिंग सारी बैटल, सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है ना लैंड। अब देखिए, आज के समय में आप वैरायटी ऑफ डिशेस को टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद आप उनको जायका लेते हैं, फिर उसको उनको कहते हैं कि आप बहुत ही स्वादिष्ट बना। अब वो सारी चीज़ अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं तो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं? ऑब्वियसली लैंड से। इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ वेजिटेबल्स की, ठीक है। अब देखिए, और दूसरी चीज़ बात ये है कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन में भी आ जाते हैं तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ सर्वाइव कर रही हैं? ऑब्वियसली लैंड पर। तो लैंड एक ह्यूज रोल प्ले कर रही है और एक वाइटल रोल भी प्ले कर रही है, चाहे वो किसी का डेवलपमेंट हो। मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ह्यूमन ने ही हिस्ट्री से लेकर आज तक विकास करा है, ठीक है। अगर हम जो करोड़ों सालों की बात करें, ठीक है, तो उससे लेकर आज तक प्रेजेंट डे में ह्यूमन ही एक ऐसा प्राणी है जिसने काफ़ी ज़्यादा विकास करा, इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अब एक लैंड है, पर्टिकुलर लैंड, अगर मानकर चलिए कुछ भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ के लिए 3 रूल स्पेसिफिकली डिफाइन है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का आपको यूज़ करना है ना तो आपके पास 3 चीज़ें होनी आवश्यक हैं। कौन सी? पहली हमारी होती है नॉलेज, दूसरी हमारी होती है स्किल, और ठीक है, नॉलेज, स्किल, और तीसरे हमारे होते हैं उस चीज़ को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं या ला रहे हैं तो उसको उपयोग करने वाले हमारे कस्टमर्स या फिर प्रोड्यूसर्स या फिर प्रोडक्ट कंज्यूमर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तब भी आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की सिग्निफिकेंट यानी महत्वता को समझ पाएंगे। अब बेसिकली अगर हम बात करें लैंड की या फिर लैंड से उगने वाले एक अनाज की, लाइक वीट की बात करें, तो वीट जो है हमारे फार्मर्स जो हैं इसे प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो, ठीक है। हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर, टर्सरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और सेकेंडरी मैन्युफैक्चरर, सेकेंडरी जो वो होती है एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी, हम सारी चीज़ें यहीं पढ़ते हैं और इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मर्स ने वीट तो उगा दिए, इनके पास नॉलेज है इसको यूटिलाइज़ करने की, मगर अगर कोई फार्मर है उसको ये नहीं पता कि ये वीट उगाने के बाद कहाँ पर सेल होंगे, ठीक है, इससे आटा कैसे बनेगा, तो वीट का काम क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए पहले क्या हुआ करता था कि हमारे पास एक विशाल समुद्र है, विशाल समुद्र होने के बावजूद भी हम उसकी एक सिग्निफिकेंट जो चीज़ है ना उसको नहीं, उसके सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाए। लाइक आज के समय पर आज हम समुद्र को एज अ मरीन लाइफ यानी रिसोर्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, वहाँ से हम कोयला, पेट्रोल, तेल वगैरह काफ़ी जो खनिज पदार्थ हैं वो निकालते हैं, ठीक है, फ्यूल वगैरह निकालते हैं। फिर उसके बाद समुद्र में हमें मिलती हैं मरीन लाइफ इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ फिश और क्रैब्स वगैरह की, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मरीन लाइफ के जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है। अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें हुई। दूसरी चीज़ मरीन, अब समुद्र है इतना बड़ा, अब समुद्र हम खाली थोड़ी ना छोड़ देंगे। जैसे जैसे इंसान जो है विकसित हो रहा है वो अपनी चीज़ों को समझता जा रहा है, तो उसने क्या करा, समुद्र को जो है वो एज अ जो है हाइडल पावर के रूप में भी यूज़ करने लगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी जनरेट करने लग गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास पहले नॉलेज आई, फिर हमने स्किल डेवलप करी, स्किल डेवलप करने के बाद हमने उसको जो है प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। तो उसके बाद हमारे आते हैं कंज्यूमर्स, फिर प्रोड्यूस करने के बाद जो एट द एंड होंगे वो कंज्यूमर ही तो होंगे, उसको कंज्यूम करने वाले, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, लैंड कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वे रहेगा पूरा का पूरा, इस तरीके से हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले हमारा ये लैंड रिसोर्सेज वाला टॉपिक कवर होगा। इसमें आपको टोटल कितनी वीडियोस मिलने वाली हैं इस चैप्टर में? लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूज़ 2, सॉइल रिसोर्सेज 3, सॉइल कंजर्वेशन 4, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये दोनों एक ही में कवर करा दूंगा, 4 हो जाएंगी। 5वां टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिन्हें हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे।
ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर बताइए कि आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊं कि आंसर एग्जैक्टली लिखा कैसे जाता है। आपने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी कि आंसर्स को इस तरीके से मोल्ड कर लिखिए, इस तरीके से मोल्ड कर लिखिए, बट व्हाट इज़ द बेस्ट वे एंड व्हाट इज़ द यूनिक वे कि आप वैसा आंसर लिखें और एग्जामिनर जो है उसको मतलब पीछे से फोर्स लगे कि हाँ दिस इज़ द पर्सन, यही वो बंदा है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, यही वो ऐसा स्टूडेंट है, यही आगे चलकर कुछ ना कुछ करेगा और इसी को मार्क्स मिलने चाहिए। इफ़ यू वांट दिस वीडियो अ वीडियो ओवर दिस टॉपिक, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे लेटर इन द वीडियोज़, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा लैंड रिसोर्सेज रहेगा, दिस इज़ द टॉपिक दैट वी आर गोना डिस्कस इन टुडेज़ वीडियो, ठीक है, टुडेज़ क्लास, ठीक है। अब जो सब्सिक्वेंटली जो टॉपिक्स रहेंगे लैंड यूज़ एंड लैंड यूज़ पैटर्न, कैसे लैंड का यूज़ किया जाना चाहिए और उसके पैटर्न्स कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम जो है आगे देखेंगे। अब सॉइल रिसोर्स की तरह से काम करती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाए और सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है। एक स्पेसिफिक चीज़ बताऊँ, देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड के संदर्भ में है, मैं आपको जब भी बताऊँगा जब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद हम टर्मिनल क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। अब लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज, देखिए ये थोड़ा सा बदल लीजिएगा आप, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मुझे भी क्या है ये, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज है बेसिकली इसका टॉपिक का नाम, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ये लैंड रिसोर्सेज के बारे में, ना कि सॉइल के बारे में, ठीक है। अब लैंड रिसोर्सेज एक बेसिक रिसोर्स है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इन द सेंस कुछ भी अगर हम प्रोड्यूस करना है तो लैंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, हमें सारी चीज़ें लैंड से ही मिलते हैं, इसलिए धरती हमारी माता है, ठीक है। अब यहाँ पर इट इज़ अ प्रोडक्टिव इकोनॉमिक फैक्टर है जिसका हम कहीं ना कहीं बहुत ही वैराइटीज़ वे में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, ग्राजिंग के लिए, फिशिंग के लिए और माइनिंग के लिए। अब ये फॉरेस्ट्री क्या, एग्रीकल्चर में तो आपको पता ही है कि किसान जो खेती करते हैं और वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट्री हमें काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट भी देखने के लिए मिलता है। हमारे जो इंडिया में काफ़ी जो फॉरेस्ट की मात्रा है वो काफ़ी है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वहाँ पर फॉरेस्ट की जो है कॉन्सेंट्रेशन यानी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब पिछले ज़माने में क्या हुआ करता था कि जो चरवाहे हुआ करते थे, पैस्टोरलिस्ट, तो क्या करा करते थे, अब मानकर चलिए पहाड़ है कोई, ये पहाड़ है, अब पैस्टोरलिस्ट क्या करा करते थे कि जब भी गर्मियाँ आती थी तो वो अपने जो भेड़ बकरियों को ले जाकर ऊपर चराया करते थे पहाड़ के, यहाँ पर घास उग जाया करती थी, ठीक है। मगर जब भी सर्दी आती थी वो ऊपर की जगह नीचे आ जाया करते थे प्लेन एरियाज़ में, और यहाँ पर अपने जो भेड़ बकरियाँ हो गए डियर एंड शीप्स, तो यहाँ पर इन्हें चराया करते थे ग्राजिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। मगर आज के समय में क्या हो रहा है, कि जो ग्राजिंग के लिए मैदान है ना, वो आज के समय में बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। और आज के समय में जो अर्बनाइजेशन है वो भी जो वेरी जो उसका पेस है अर्बनाइजेशन का, वो इंक्रीज़ होने का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, लैंड में हम जो है आर्टिफिशियल पॉन्ड बना देते हैं, देन वी स्टार्ट पिसिकल्चर, ठीक है। तो वहाँ पर हम फिशिंग जो है मछली पालन, ठीक है, मत्स्य पालन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो मछली पालन करते हैं, फिर माइनिंग वगैरह जहाँ से हम कोयला, आयरन और अदर जो सिग्निफिकेंट और जो प्रीशियस मेटल्स हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए जिनको हिंदी समझ में इंग्लिश समझ में नहीं आती है, देखिए हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिससे आप इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है ना सारी चीज़ें इंग्लिश में ही याद रखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप इस समय पर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो लास्ट में जब आप कहीं पर मास्टर या ग्रेजुएट होंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूटिलाइज, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो लैंड रिसोर्सेज हैं यहाँ पर सोशल प्रेस्टीज भी माना जाता था, आज के समय में भी मानते हैं। आपने देखा होगा जो धनवान लोग होते हैं
फॉर एग्जांपल अगर कोई वेल ऑफ पर्सन है तो उसके पास जो खेती है या फिर कोई भी लैंड हो वो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अगर पहले भी यही माना जाता था, लाइक जो एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया या फिर मॉडर्न की बात करें तो यहाँ पर जिनके पास भी सबसे ज़्यादा लैंड हुआ करती थी उसको बोलते थे ये जो ना एक मतलब धनी आदमी है, तो उसके यहाँ पर नौकर चाकर वगैरह सब हुआ करते थे। ठीक है, एक सोशल प्रेस्टीज, बहुत अमीर आदमी है ये, ठीक, उससे फिर सलाह लेने भी आते थे लोग। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोशल प्रेस्टीज है उसको भी इन्हांस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इफ़ यू हैव लैंड, ठीक है, आपके पास लैंड है, ठीक है, तो यही डिसाइड चीज़ें करती हैं। देखिए आज के समय में आप मुझे बताइए, रसिया को छोड़ने के बाद सेकंड नंबर पर जो बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है वो कौन सी है? ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर जो है वो भी यहीं से हमें पता लगती है कि जिसकी सबसे ज़्यादा कंट्री बड़ी होगी और उसकी जो पॉलिटिकल पावर है उतनी ही, यानी विल पावर जो होगी, विल नहीं, पॉलिटिकल पावर, विल पावर तो अलग होती है। ठीक है, विल पावर, ये सारी एथिक्स की बातें हैं। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वेल्थ हमें दिखती है कि हाँ उस पर्टिकुलर पर्सन के पास बहुत सारा पैसा है और भाई वो इसके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इतने घोड़ा गाड़ी हैं, और ये बुलेट है, ये सुजुकी की कार है, या फिर महिंद्रा की स्कॉर्पियो, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये तो देखो नॉर्मल गाड़ियों के नाम मैंने बताए, पोर्शे, मर्सिडीज़, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ये एक्सपेंसिव गाड़ीज़ हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव कार्स हैं। ठीक है, जो मोस्टली जो वेल ऑफ पीपल होते हैं वो यूज़ करते हैं। वेल ऑफ का मतलब होता है धनवान। ठीक है, धनवान, धनी लोग। ठीक है, अब धरती पर अब ये थोड़ी ना कि जो यही सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक धरती पर, लैंड पर काफ़ी सारे हमको जो है रिलीफ फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। रिलीफ फीचर्स यानी जो अलग अलग तरह की आकृतियाँ देखने के लिए मिलती हैं, इन द फॉर्म ऑफ किन फॉर्म में? माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गई, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, लाइक अरावली हिल्स, ठीक है, जिस पर दिल्ली बसी हुई है। ठीक है, प्लेन्स हो गए, ठीक है, फिर प्लेट्यूज हो गई, ठीक है, लो लैंड्स हो गए, वैलीज़ हो गई। लो लैंड का अगर सबसे बढ़िया एग्जांपल है तो ऑस्ट्रेलिया में आपको लो लैंड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो आज के समय में सेडिमेंटेशन से पूरा का पूरा एकदम फर्टाइल लैंड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे जो रिलीफ फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, फिजिकल फॉर्म्स बोलते हैं वैसे तो इन्हें। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है कि हमें जो है फॉरेस्टेशन भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के जो वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप अमेजोन के जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो वैराइटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, अब वैसे ही लैंड पर ये थोड़ी नहीं कि सब जगह इवन चीज़ें होंगी, नहीं, अनइवन भी चीज़ें होती हैं, लाइक कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नीचा, कहीं पर ठंडी, कहीं पर गर्मी। इसीलिए आपने सहारा मरुस्थल का नाम सुना होगा, अफ्रीका में। अफ्रीका का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ना, वो सहारा मरुस्थल से ही घिरा हुआ है। ठीक है, अब वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा रेत है और हॉट क्लाइमेट है। ये तो बात आपको समझ में, हॉट क्लाइमेट तो है। अब वहीं पर जब आप नीचे आते हैं ना इक्वेटर रीजन की तरफ, अब ये इक्वेटर रीजन कौन सा? अगर आपने पिछली वाली वीडियोस देखी ना जो ओल्ड बुक्स की थी फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें मैंने डिटेल में समझा रखी है, तो वहाँ पर एक बार आप जरूर जाकर विजिट कर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, अब जो इक्वेटोरियल वाला रीजन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अब वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका में पाई जाती हैं, दैट इज़ द सैंड। और उस सैंड के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा सारे जो फिजिकल फॉर्म्स बनाई जाते हैं, सैंड ड्यून्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा इजिप्ट में, देखा होगा जो पिरामिड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कहीं पर फॉरेस्ट ज़्यादा है और कहीं पर बर्फ़ पड़ी हुई है। अंटार्कटिका की देख लीजिए, अंटार्कटिका में पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। अब अगर आप ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो ग्रीनलैंड भी पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। जहाँ पर कोल्ड चीज़ें हैं वहाँ पर क्लाइमेट उसका अलग ही होगा। ठीक है, और ह्यूमिड का अलग होगा, लाइक जो मिड लैटिट्यूड नहीं, जो ट्रॉपिकल जो नहीं ट्रॉपिकल जोन है वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल वेट रीजन भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल वेट। ठीक है, वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलता है, यानी मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो लैंड है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी करेक्टराइज उसकी की जा सकती है, जैसे कि हॉट, ह्यूमिड और ड्राई। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये डिफाइन करा जाता है कि जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं लैंड का जो एनवायरनमेंट है
जो लैंड का एनवायरनमेंट है और लैंड वहाँ की लैंड उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करी जाती है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका में नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो पूरा का पूरा डेजर्ट से घिरा हुआ है। मैं एक बार पिक्चर लगा दूंगा छोटी सी, ठीक है, आपको दिख रही होगी वैसे तो, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर छोड़िए, इसको यहीं छोड़िए, ठीक है। अब देखिए ह्यूमिड जो है, जो इक्वेटोरियल पार्ट है, इसकी पिक्चर लगा दिया है, आपको दिख रही होगी। ह्यूमिड जो रीजन है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है ना नमी बहुत ज़्यादा होती है हवा में, ठीक है। और ड्राई कहाँ पर मिलेगा आपको? ड्राई मिलेगा अंटार्कटिका, यानी नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल, पोल वाले रीजन हैं वहाँ पर आपको ड्राई रीजन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ की लैंड जो है इस उसी प्रकार की होगी जैसा वहाँ का क्लाइमेट है या फिर एनवायरनमेंट है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना? तो ये चीज़ आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। मैंने बस एक स्ट्रक्चर दिया सो दैट कि यू गेट टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अब लैंड को ऐसे भी रिगार्ड करा जाए जैसे कि स्पेस, सिचुएशन, फैक्टर, प्रोडक्शन, इन इकोनॉमिक प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि लैंड से सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है। इन द सेंस कि लैंड ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से सारी चीज़ें, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी, कैपिटल एंड ऑल, ठीक है। अब यहाँ पर जो सॉइल है ना, लैंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लाइक सॉइल हर जगह एक सी नहीं पाई जाती, ठीक है। कहीं पर लेटरेट सॉइल पाई जाती है, कहीं पर क्ले सॉइल पाई जाती है, कहीं पर सैंडी सॉइल पाई जाती है। वो सारी चीज़ें अभी हम जब सॉइल के प्रोफाइल पढ़ेंगे ना, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा वाला? ये वाला, सॉइल रिसोर्सेज, ठीक है। तब मैं आपको सारी की सारी जो सॉइल के बारे में जानकारी है ना पूरी एकदम एलैबोरेट कर दूंगा, ठीक है। अब सॉइल कैसे एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है लैंड का, वो इसलिए क्योंकि यहीं पर सॉइल में ही, सॉइल के हिसाब से ही वहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। लाइक किसी सॉइल में आयरन की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है, और किसी सॉइल में जो है गोल्ड की प्रेजेंस ज़्यादा है। लाइक कर्नाटका में कोलर गोल्ड फील्ड्स के नाम पर एक जगह है जहाँ पर माइंस हुआ करती थी अर्लियर, मगर वहाँ पर वो अब शायद वो माइंस नहीं है, ठीक है। तो आपने एक मूवी भी देखी होगी KGF, कोलर गोल्ड फील्ड्स, ठीक है, तो वो वहीं की बनी हुई है, ठीक है। तो पहले वहाँ पर जो है लाइक जो मैलूहंस हुआ करते थे, यानी हड़प्पन्स जो हुआ करते थे, वो जो है जो साउथ इंडिया है वहाँ से वो ट्रेड भी करा करते थे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर कोई भी एक सैंडी सॉइल है तो वहाँ पर उसके हिसाब का ही तो होगा। अगर कोई भी पैदावार करनी है, यानी कोई भी क्रॉप जो है अगर वहाँ पर कल्टीवेट करनी है, तो वो उसी के हिसाब से तो होगी, सॉइल के हिसाब से। अगर एक सॉइल है पर्टिकुलरली सैंडी सॉइल है, तो वहाँ पर वीट तो उगाए नहीं जा सकते, ना ही वहाँ पर जो है राइस को कल्टीवेट करा जा सकता है। वो क्यों? राइस को इसलिए कल्टीवेट नहीं करा जा सकता क्योंकि राइस की पानी की जो रिक्वायरमेंट है ना, यानी वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है राइस, ठीक है। तो वहाँ पर राइस में सैंडी सॉइल में पानी इतनी जल्दी सस्टेन नहीं करने का, ना ही वो विदहोल्ड कर सकती हैं पानी को, ठीक है। और इसीलिए वहाँ पर राइस जो है और वीट वगैरह कल्टीवेट इजीली नहीं करे जा सकते, ठीक है। और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी भी हमें यहीं से पता चलती है, सॉइल से ही, कि अगर सॉइल कोई भी डिग्रेडेड है या कोई बैरन सॉइल है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है पेड़ पौधे नहीं होंगे, ठीक है। अब सॉइल से ही रिलेटेड काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट एरिया लैंड वो कौन सा होता है, ठीक है। अब ये नेचुरल और प्लांटेड स्टैंड ट्रीज फॉर एटलीस्ट 5 मीटर इन सिटू। देखिए इन सिटू का मतलब यहाँ पर आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। ये एनवायरनमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन सिटू मतलब एक मानकर चलिए जैसे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ है, यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लग रहे थे और ये पेड़ कहीं और नहीं लग सकते, तो ये इनकी एक इन सिटू जगह है, ठीक है। इन सिटू नेटिव है ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया इज लैंड अंडर नेचुरल और प्लांटेड स्टैंड्स, जस्ट अ सेकेंड, प्लांटेड स्टैंड्स ऑफ ट्रीज ऑफ एटलीस्ट 5 मीटर इन सिटू वेदर प्रोडक्टिव और नॉट, ठीक है। तो वो फॉरेस्ट एरिया कहलाएगा जहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो एटलीस्ट 5 मीटर के हों, नेचुरल और प्लांटेड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? इट एक्सक्लूड्स, ये क्या आभार रखता है?
ट्रीज स्टैंड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम, लाइक जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पर जो ट्री वगैरह लगे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पार्सली लोकेटेड होते हैं, लाइक एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, अब बहुत दूर दूर होते हैं, तो उन ट्रीज़ को यहाँ पर काउंट नहीं करा जाएगा। और जो अर्बन पार्क्स और गार्डन्स में होते हैं उनको नहीं करा जाएगा बिल्कुल भी काउंट। अगर फॉरेस्ट एरिया लैंड की अगर कभी भी स्टैटिस्टिकल या फिर स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो सर्वे होता है उसमें अगर फॉरेस्ट को कवर अप करा जाएगा तो वो इन चीज़ों को अलग रखा जाएगा। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम में अगर कोई पेड़ लगा है, खेतों के बराबर में पेड़ लगे रहते हैं, या फिर कोई पार्क है अर्बन एरिया में वहाँ पर जो रहते हैं, और गार्डन्स जो होते हैं वहाँ पर पार्क है, तो वह उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करा जाएगा। कौन सी चीज़ कंसीडर होंगी? जो नेचुरल और प्लांटेड ट्रीज़ हैं और उनकी जो हाइट है वो एटलीस्ट 5 मीटर है, तो उनको यहाँ पर कंसीडर करा जाएगा फॉरेस्ट एरिया लैंड में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपको बात? चलिए अब कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन सी होती है? अब कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो होती है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल तो होती है, मगर उसको पिछले 5 सालों में बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं करा गया है। ठीक है, और वो यूं ही छोड़ दी, लाइक एक बार जो है क्रॉप एक पर्टिकुलर ज़मीन पर पर्टिकुलर लैंड पर क्रॉप उगाई, लाइक वीट उगा लिया, फिर उसको जो है ना 10 सालों तक यूं ही छोड़ दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कल्चरल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़। देखिए यहाँ पर जो है नॉन एग्रीकल्चर यूज़ मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पर लगाई जा सकते हैं, बिल्डिंग्स बन सकते हैं, रोड बन सकते हैं, रेलवेज बन सकते हैं। ठीक है, तो वही लैंड जो है वही लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ में आती है। ठीक है, अब अनकल्चरेबल लैंड क्या होता है? ठीक है, अनकल्चरेबल लैंड वो होता है जिस पर कभी भी क्रॉप नहीं उगाई जा सकती हैं, लाइक अगर उस पर क्रॉप वगैरह उगानी है तो एक मतलब हेफ्टी अमाउंट जो है ना वो खर्च करनी पड़ेगी, और उसको मतलब दोबारा से फर्टाइल बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाली लैंड होती है अनकल्चरेबल लैंड, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जो पेड़ है, लाइक एक पर्टिकुलर खेत है, एक मिनट मैं इसे अरेंज कर देता हूँ, ये पर्टिकुलर खेत है, यहाँ पर जो है इस पूरे में क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी, 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 सब जगह पर, बट एक पर्टिकुलर एरिया है वो छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो फर्टिलिटी एकदम बहुत लेस है, तो इसी को बोलते हैं अनकल्चरेबल लैंड। ठीक है, समझ में आई आपको बात? चलिए अब बैरन लैंड क्या होती है? इसमें लिखा है द लैंड विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड बैरन लैंड सच एज हिली ट्रेन्स, डेजर्ट्स एंड रेवाइंस। ठीक है, ये समझ में आपकी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट फैलो का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लैंड जिस पर फसल नहीं उगाई गई, मगर उसको उस लैंड पर फसल उगाए बिना तकरीबन 1 साल हो चुकी है। ठीक है, मगर 1 साल से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है दिस इज़ द लैंड विच लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। ठीक है, 1 एग्रीकल्चरल ईयर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि फसल को जो है बीच कुछ में छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी जो है गेन कर सके। देखिए हम आज के समय में क्या है, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक यूरिया वगैरह। अब जो पहले क्या हुआ करते थे कि बोरोइंग जो हुआ करते थे, बोरोइंग मतलब ज़मीन को खोदना, अंदर ही अंदर एकदम भुरभुरी कर देना, लाइक सॉफ्ट कर देना। ठीक है, तो वो वहाँ पर जो है ना नेचुरल एजेंट्स काम करते थे, लाइक अर्थवर्म हो गया और अदर जो इंसेक्ट्स हुआ करते थे वो ब्रोइंग का काम करा करते थे। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें जो है ना आज के समय में ख़त्म होती जा रही हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जैसे कि यूरिया वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और ये जो है ना कहीं किल कर रहे हैं, डेड कर रहे हैं, मार रहे हैं, और पकड़ कर उठा पीट कर रहे हैं जो कर रहे हैं। मगर हाँ, इससे क्या है कि जो नेचुरल एजेंट्स हैं ना उनका खात्मा हो रहा है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जो लैंड को जो ना यूं ही छोड़ दिया जाता था पहले समय में, और लैंड जो है ना ऑटोमेटिकली उसमें फर्टिलिटी इसकी जो है ना इंक्रीज़ हो जाती थी, और उसके बाद उस पर अच्छी खेती की जा सकती थी। ठीक है, अब फैलो लैंड्स अदर देन कल्चरेबल फैलो लैंड्स, अब इसमें ये जो साल है वो बढ़कर 1 साल से ज़्यादा तक 5 साल तक पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा दिस इंक्लूड ऑल लैंड्स विच वॉज टेकन अप फॉर कल्टीवेशन बट इज टेम्परली आउट ऑफ कल्टीवेशन फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर एंड नॉट मोर देन 5 ईयर। बस इतना ही है। और नेट सोन एरिया कौन सा होता है? टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स एंड
बाग बगीचे, ऑर्चर्ड बॉल्स बोलते हैं ना, इट रिप्रेजेंट्स एन एरिया विच टोटल क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली वंस इन अ ईयर, ठीक है, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। लाइक कितने पूरा जो एरिया है धरती का, ठीक है, हमारे इंडिया का, उसमें कितनी जगहों पर खेती करी जा रही है, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो लैंड है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मैंने आपको बता दिया, अ क्रूशियल रोल प्लेड इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज़ नथिंग बट अ कल्टिवेबल लैंड प्रेजेंट इन द कंट्री। कहीं ना कहीं कल्टिवेबल लैंड ही पर रोल प्ले करती है, क्योंकि जो कल्टिवेबल लैंड है उस पर क्या होता है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पर मैं प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी फार्मर्स की बात कर रहा हूँ, फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स की बात कर रहा हूँ, किसान हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, वो वीट उगाते हैं, वो राइस उगाते हैं, वो मेज़ उगाते हैं, ठीक है, और क्या, और बहुत सारी चीज़ें लाइक लेंटिल्स वगैरह वगैरह जो होती हैं, ठीक है, वो भी उगाते हैं। जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस में आ जाती हैं लेंटिल्स वगैरह, ठीक है, ग्राम वगैरह, ठीक है, और वैराइटीज़ ऑफ जो लेंटिल्स होते हैं वो उन्हें उगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, इन सारी चीज़ों को उगाने के बाद इनकी प्रोसेसिंग होती है हमारे सेकेंडरी में, ठीक है, वो सब बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। अब लैंड में से काफ़ी टाइम क्या होता है, जो रिसोर्सेज हैं, क्रूड जो मटेरियल है वो भी निकाला जाता है, लाइक कोयला वगैरह, उसको यूज़ करा जाता है किस में, सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी जो एक्टिविटी उसमें करा जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो गेहूँ कट कर आया उसको जब यहाँ पर लेकर आया जाएगा तो यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, आटे के पैकेट बनाए जाएंगे, ठीक है। आटे को पैकेट बनाने से पहले गेहूँ को जो है पीसा जाएगा। पीसने के लिए क्या चाहिएगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, कोयले से जनरेट होती है, ठीक है, हाइडल पावर भी है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, समझ में आपको बात। चलिए तो कहीं ना कहीं कल्टिवेबल लैंड जो है कहीं ना कहीं उसने ही हमको उठाया है। आप मुझे बताइए, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी हिस्ट्री, मैं ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा, ठीक है, बट हाँ एक बार आप जरूर जाकर देखिएगा। आप मुझे बताइए कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, और किसने करा था, कौन प्रधानमंत्री थे उस समय, और किन किन राज्यों में सबसे पहला वाला जो ग्रीन रेवोल्यूशन था किन राज्यों में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ये बात आप मुझे बताइएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया जो है वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है, और पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना के बाद इसका दूसरा नंबर है, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लाइक फैमिली मेम्बर में भी जब हम 2 मेंबर होते हैं तो खाना जो है ना 1 किलो भी नहीं आटा लगता बस, ठीक है। अब वहीं पर जब मेंबर ज़्यादा आ जाते हैं या शादी ब्याह वाले घर में जो है क्या होता है कि काफ़ी सारे मेंबर्स आकर जुड़ जाते हैं, लाइक रिश्तेदार, यहाँ के रिश्तेदार, वहाँ के रिश्तेदार, काफ़ी सारे, मतलब मज़ा बहुत आता है उस समय पर, ठीक है। अब वहाँ पर सारे के सारे जो फैमिली मेम्बर्स जब आकर जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर जो है रेट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाता है और रेट ऑफ रिसोर्सेज की भी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम इजीली पता लगा सकते हैं आज के समय जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है इंडिया में, ठीक है। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, इंडिया में इतना लैंड है कि इस जो अब की पॉपुलेशन है ना इंडिया की 1 पॉइंट समथिंग अराउंड 35 करोड़, ठीक है, 1.35 करोड़, नॉट 135 करोड़, ठीक है, इतनी बता रहा हूँ। उससे ज़्यादा होगी वैसे तो अभी, ठीक है। तो इंडिया उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन को अपने अंदर सस्टेन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास लैंड बहुत है। मगर वही वाली बात है ना कि जो लोग हैं वो कहाँ पर जाना पसंद करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर इंडस्ट्री, जहाँ पर उनको कामकाज मिलेगा। गाँव में कोई नहीं रहना पसंद करता, ना ही कोई प्लेट्यू वाले रीजन में जाना पसंद करे, क्योंकि प्लेट्यू में खेती नहीं हो सकती, ना ही वहाँ पर कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो सकती है, ना ही वहाँ से कोई नदी वगैरह निकलती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब मैंने आपको प्लेट्यू जो बताया है वो एक बार आप मैप्स के लिए जाकर देखिए, वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा हमारी इंडिया में कहाँ पर प्लेट्यूज़ जो है पाई जाती हैं। और प्लेट्यूज़ किन्हें कहते हैं, तो आप एक बार जो है प्रीवियस जो वीडियो है, ओल्ड जो बुक आपके NIOS की ज्योग्राफी की, आप उसको ज़रूर जाकर पढ़िए, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो मैं स्टार्ट करूँगा, बट आपके जो चैप्टर 25 तक कंप्लीट कराने के बाद तब स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इतने आप उनको देखिए, ठीक है, वहाँ से नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश कीजिए जो भी आपके बस में है। बाकी मैं तो कराऊंगा ही, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो पॉपुलेशन जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं प्रेजेंट हैं
वर्ल्ड में, तो उन पर प्रेशर बन रहा है। लाइक पानी की बात करें तो पानी जो है ना, इंडिया जैसे कंट्री में पानी की जो खपत है वो लाइक वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। लाइक पीपल को ये नहीं पता कि जो पानी है वो आज तो हम यूज़ कर रहे हैं, मगर हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है ना, उनके लिए कुछ नहीं बचेगा अगर हम इसी तरीके से वेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, इसलिए पानी को सेव करना चाहिए। ऐसे ही अदर रिसोर्सेज हैं, अगर हम आज उनको पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेंगे और वो एक समय बाद एक्सटेंट हो जाएंगे, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे? कुछ नहीं यूज़ कर पाएंगे, बिल्कुल भी ना ही हमारी जो अपकमिंग जनरेशन उनके लिए बचेगा। वो फिर क्या कहेंगे, हमारे पिताजी ने ऐसा कर दिया, हमारे पिताजी ने वैसा कर दिया, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ कर गए। ठीक है, इसलिए वी शुड रैशनलाइज आवर यूजेस। ठीक है, अब हमारे जो यूसेस हैं वो थोड़े से अगर रैशनलाइज हो जाएंगे और हमारे अंदर प्रूडेंसी आ जाएगी और रैशनलाइज हो जाएंगे हम भी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो डिसीजंस हैं, हमारे जो रहन सहन है वो भी रैशनलाइज हो जाएगा, लॉजिकली हम बात करेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर एरेबल लैंड जो है वो मतलब कहीं ना कहीं वो लैंड होता है जहाँ पर नेट सोन एरिया इसमें इंक्लूड होता है। करंट फैलो लैंड क्या होता है? अब ये करंट फैलो लैंड क्या होता है ये मुझसे मत पूछेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिए। ठीक है, अदर फैलो लैंड क्या होता है, और अंडर ट्री क्रॉप्स, ये सारा का सारा जो लैंड है वो एरेबल लैंड में यानी कृषि योग्य भूमि, ठीक है, इसको बोला जाता है। ठीक है, एरेबल लैंड जो है ये यहाँ पर इंडिया में है 167 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, और ये पूरी कंट्री का 51% एरिया है। ठीक है, इसमें से तकरीबन 30% जो एरिया है वो हिली माउंटेन्स के द्वारा कवर अप किया जा चुका है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टीप स्लोप्स हमें देखने को मिलते हैं और कोल्ड क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलता है इन एरियाज़ में। ठीक है, अब आगे बात करें तो 25% इस एरिया का टेम्पररी यूजेबल है, टॉपोग्राफिकली यूजेबल है एंड स्कैटर्ड, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और ये एरिया ठीक है, स्कैटर्ड है। आगे चलते हैं, अब प्लेट्यूज जो हैं वो इस एरिया का यानी जो अबाउट इंडिया का 51% तो एरेबल लैंड, ठीक है, और बाकी का जो बचा उसमें 30% ये है। ठीक है, पूरा का पूरा, और इसमें से 28% लाइक 51% ये हो गया, 51% ये हो गया। अब जो 49% बचा है ना उसको हम कंसिडर करेंगे 100%। अब इसमें से 30% ये है। ठीक है, अब प्लेट्यूज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 28%। ठीक है, अब प्लेन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 43%। अब देखिए 43% जो एरिया है यहीं पर ये जो एरिया है ना 95% सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए, मगर ये वाले एरिया सूटेबल है नहीं। क्या हम प्लेट्यूज पर, पहाड़ों पर फसलें उगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं उगा सकते यार। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इंडिया का 2/3 जो एरिया है, टू थर्ड जो एरिया है वो यूजेबल है फॉर कल्टीवेशन के लिए। 2/3 एरिया, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, मगर इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ें चालू होंगी ना वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, बस आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आपको जो है ना एकदम ऑथेंटिक जानकारी मिले और सबसे आगे आप रहें, बस इसलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नई ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब एज अ रिज़ल्ट हाफ ऑफ द सरफेस एरिया जो है उसको कल्टीवेट करा जाता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड में बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, एक जो लाइक सिग्निफिकेंट अमाउंट कॉन्स्टिट्यूट करता है वर्ल्ड की जो कल्टिवेबल लैंड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी लैंड रिसोर्सेज के बारे में कि लैंड हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा नहीं है। अगर मेरी बातें आपने ध्यान से सुनी है ना, तो लैंड रिसोर्सेज से रिगार्डिंग लैंड के लिए क्या यूज़ है और क्या हमारे लिए महत्वपूर्णता है लैंड की यानी भूमि की, वो बताइए। तो आप ईजिली लिख सकते हैं अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी जो मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट के एरिया की बात करें, फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो 2019 में टोटल फॉरेस्ट कवर जो था वो 80.73 मिलियन हेक्टेयर हुआ करता था। ठीक है, यानी ज्योग्राफिकल एरिया का टोटल लगभग 24.56% है। यहाँ पर जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है सोइंग एरिया में। ठीक है, सोइंग एरिया स्टेट ऑफ सोइंग फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है,
तो सोइंग एरिया नहीं, लाइक ये शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सोइंग एरिया मतलब जहाँ पर कृषि वगैरह हो सकती है उसको बोलते हैं सोइंग एरिया, ठीक है। अब फॉरेस्ट जो है हमें कर्नाटका में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, आंध्र प्रदेश में और केरला में, ठीक है। अब अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, ये उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में, ठीक है। ये जो है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है 2019 के डेटा के बेसिस पर, ठीक है। अब फॉरेस्ट अगर कवर की बात करें 2021 में तो देखिए कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6,92,027 6,92,027 किलोमीटर, 27 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब वहीं पर ये जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होकर कितनी पहुंच गई, 7,79,779, नहीं 89, हाँ ये वाला। तो ये जो हमें इंक्रीमेंट कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला फॉरेस्ट कवर का। अगर ट्री कवर की बात करें तो 90,884 2011 में था, 2011 में हमारी लास्ट सेंसस हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद जो सेंसस है देखो कब कंडक्ट कराई जाए, वैसे तो 10 साल के अंदर कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एरिया है वो इंक्रीज़ होकर 95,748 हो चुका है, ठीक है। ये स्टैटिक्स हैं कुछ, लाइक डेटाबेस, ये है बैरन लैंड, ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब ये जो लाल लाल डॉट आपको दिख रहे हैं ना, ये ट्रूथ बताते हैं, ग्राउंड ट्रूथ बताते हैं कि आखिर जो फॉरेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। चलिए यहाँ पर नॉन फॉरेस्ट एरिया जो इंडिया का है वो 76.87% है, ठीक है। और स्कब जो पाए जाते हैं 1.42 एरिया में पाए जाते हैं परसेंट में, और जो ओपन फॉरेस्ट वाला जो एरिया है 9.34% है, ठीक है। और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया 9.33% है, और वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया जो है वो 3.04% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए फॉरेस्ट कवर देखिए कहाँ कहाँ पर, ये नॉर्दर्न एरिया में आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये हमारे, ठीक है, दिख रहे हैं आपको। चलिए तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर देखने के लिए मिलता है, और बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हम, ठीक है। और ये हमारा वेस्टर्न घाट है पूरा का पूरा, सॉरी हाँ वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये हमारे कुछ एरियाज़ हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। बाकी ये उड़ीसा ये, ठीक है। और ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, और ये तेलंगाना वाले एरिया में और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में देखने के लिए मिलता है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। चलिए अब ये देखिए कुछ पॉपुलेशन देखिए मेगा सिटीज़ की, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। इसमें इनमें जो फॉरेस्ट कवर है वो, और फॉरेस्ट कवर दे रखा है, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है, टोटल फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ डिजिटाइज बाउंड्री, ये इतना है, ठीक है। टोटल देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा जो डेटाबेस है वो उसे अपडेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट कवर अगर दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में है 194.24, ठीक है। चलिए स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मेगा सिटीज़, यहाँ पर 2011 में देखिए ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात करें, ठीक है। तो हमें चेंज देखने के लिए मिला, ये घट चुका है, इतना घट चुका है, 48% घट चुका है 2011 से अब तक अहमदाबाद में। और बेंगलुरु में भी हमें घटता हुआ दिखाई दिया है 5%, -5%, ठीक है। और यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया चेन्नई में जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। और 11% हमें यहाँ पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया दिल्ली में, और हैदराबाद में सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा 147, ठीक है। और कोलकाता में तो एज इट इज़ लाइक माइनस हुआ है, ठीक है। और मुंबई में भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिल्ली का फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर पाया जाता है, ठीक है। और बाकी की सिटीज़ मैंने ऐड नहीं करी सो दैट की वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। चलिए अब आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, लैंड रिसोर्सेज हमने पूरे पढ़ लिए हैं। आगे जो हम बात करेंगे सॉइल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी रहती है, लाइक कुछ आपको पूछना है कुछ नहीं पूछना है, तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई, डेफिनेटली रिप्लाई। यूट्यूब पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ईजिएस्ट वे है, आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। फेसबुक पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, सो दैट कि यू गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक पूछिए, आपका भाई यहाँ पर है बताने के लिए, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
मगर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर, सो दैट कि उनको भी जल्दी जल्दी पता लगे कि जो बुक हैं वो नई नई लॉन्च हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए, तो विदा लेना चाहूँगा अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।